चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो सेकंड लॉ की जो मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि भाई ऐसा है, जो भी बॉडी है, बॉडी आपकी कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्योंकि अगर वो उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब अगर वो रुकी है तो वेलोसिटी जीरो होगी और मोमेंटम भी जीरो होगा। ठीक है। तो ये है कि बॉडी मूव कर रही है या मान लो रुकी हुई भी है, आप उसको मूव करवाना चाहते हो, तो उसका जो भी मोमेंटम होगा तो उसमें जो चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज जा रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप उस पर फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो। यानी कि फोर्स आप ज्यादा अप्लाई करोगे बाहर से बॉडी पर, चाहे वो रुकी हो या वो मूव कर रही हो। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, वहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। यानी कि क्या होगा, फोर्स बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, उस पे क्या, उसकी जो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने से होगा क्या, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आप हर एक सेकंड में चेक करोगे तो एक सेकंड के बाद मान लो आपकी वेलोसिटी कुछ और होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो वहां पर एक सेकंड पहले जो मोमेंटम था उसके कंपैरिजन में एक सेकंड बाद जो वहां पर मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब यही है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप जितना फोर्स लगाते जाते हो उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज आता जाता है। ठीक है। अब इसको टेक्निकली कैसे लिखते हैं वो चीज समझते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनर में इस चीज को समझने के लिए हम इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डीपी बाई डी टी। ठीक है। डीपी बाई डी टी का मतलब क्या है, ये पी क्या आपका मोमेंटम है, और मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी हम ये रेट, जो ये टर्म लिखा हुआ है ना, रेट वाला टर्म, ये रेट का मतलब यही होता है, कोई भी चीज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो वहां पर ये जो रेट है वो यूज किया जाता है। ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मान लो एफ एक्सटर्नल हो गया आपका, जो बाहर से मैंने फोर्स अप्लाई किया वो मैंने एफ एक्सटर्नल मान लिया। ठीक है। तो टेक्निकली मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीपी बाई डी टी के। ठीक है। सेम ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब ये है कि जितना मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा उतना मेरा मोमेंटम का रेट जो है वो चेंज होता रहेगा, वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसको आप ऐसे भी समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड है, यहाँ पर मान लो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बॉडी जो है आपकी किसी भी वेलोसिटी v से मूव कर रही थी, और यहाँ पर जो है इस बीच में 1 से लेके 2 सेकेंड के बीच में आपने क्या करा, कुछ यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया, एफ एक्सटर्नल अगर आपने फोर्स लगा दिया, तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर आके जो आपकी वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। मान लो मैंने उसको वी डैश कह दिया क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था कि भाई आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन में फिर क्या होगा, चेंज आ जाएगा। अब वेलोसिटी अगर बढ़ गई है तो यहाँ पर मास तो देखो बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में, फर्स्ट 1 सेकेंड जब टाइम था तब मास एम था बॉडी का, तो 2 सेकेंड जब टाइम होगा तब भी एम ही रहेगा मास। तो यहां पर अगर फर्स्ट सेकंड पे अगर आप मोमेंटम निकालोगे तब एम वी हो गया, और सेकंड वाला जब आपका सेकंड कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर पी डैश आप मान लो, तो ये क्या हो गया, एम वी डैश हो गया। अब आपको ये पता है कि भाई एम वी डैश जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप दोनों तरफ यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एम वी डैश एम वी से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पी डैश जो है वो पी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। पी डैश अगर पी से ज्यादा हो गया तो यहां पर अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे, यानी कि डेल्टा पी निकालोगे, तो क्या होगा, पी डैश माइनस पी हो जाएगा। ठीक है। और टाइम मान लो यहाँ पर जो भी था आपका टाइम, हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2 सेकेंड कंप्लीट हुआ, तो उसके बीच में जो 1 सेकेंड का गैप था यहां से लेके यहां तक का, जो 1 सेकेंड का गैप था वो आपका टाइम हो गया।
तो इसके रिस्पेक्ट में आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी इंक्रीज हो गया। तो ये क्या है, अगर v डैश की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी p डैश की वैल्यू ज्यादा, मतलब जितना फोर्स आप ज्यादा लगाओगे उतनी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी, उतना मोमेंटम बाद वाला ज्यादा हो जाएगा, और उतना जो डेल्टा पी है वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप डेल्टा पी को डेल्टा टी यानी कि टाइम जो इंटरवल है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप डिवाइड करते हो यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो वो उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से आप ये इस चीज को समझ सकते हो, जितना फोर्स बढ़ाओगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, उतना मोमेंटम बढ़ेगा, उतना चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनल की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गई और इनिशियल की तो उतनी रहेगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि बहुत बड़ी आपको क्वांटिटी मिलेगी। और उसका अगर आप निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट निकालोगे तो वो उतना ज्यादा। तो इस चीज को आप यहां से समझ सकते हो, ठीक है। तो वापस इस पे आते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी अगर आपने ये लिखा तो F इज इक्वल टू, अगर मेरे को इक्वल लेकर आना है तो मैं यहाँ पर K कांस्टेंट यूज करूंगा dp बाई dt, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम K की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई है। K की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt ये मेरे को मिल गया। और यहां से इसको अगर मैं और आगे लेके जाऊं तो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, M इंटू भी लिख सकता हूं, ये हम पढ़ चुके मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है M क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर बाहर निकाल सकता हूं, डिफरेंशिएशन से हम बाहर निकाल सकते हैं ना कांस्टेंट को, तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा dv बाई dt। एम आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, v बचा, तो dv बाई dt हो गया। अब dv बाई dt आपको पता है क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हमें f इज इक्वल टू कितना मिल गया, ma मिल गया। यही सेकंड लॉ का रिजल्ट होता है जो हमें निकालना होता है, F इज इक्वल टू ma, यानी कि सेकंड लॉ से हमें ये चीज पता चलती है कि भाई अगर आप जितना फोर्स लगाओगे उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब उसके प्रोपोर्शनली बराबर होगा, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहां से आप ये वाला रिजल्ट निकालते हो फिर, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे फोर्स लगाते रहोगे उतना ज्यादा बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि m तो कांस्टेंट है। m अगर कांस्टेंट है तो यहां से आप एक चीज ये निकाल सकते हो इस रिजल्ट से कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जितना ज्यादा आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, नेट फोर्स लगाओगे, ठीक है, ये नेट है बेसिकली फोर्स, नेट फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब वेलोसिटी उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएगी। यही होता है ना गाड़ी में या बाइक में, जब आप एक्सेलेरेटर को घुमाते हो या उस पे पैर रखते हो, जितना ज्यादा आप उसको दबाओगे या उसको घुमाओगे एक्सेलेरेटर को, उतनी ज्यादा आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, और ये एक्सटर्नल फोर्स आपकी गाड़ी में आता कहाँ है, इंजन से आता है। जब आप एक्सेलेरेटर वाले पैडल को दबाते हो, इंजन उतनी ज्यादा पावर जनरेट करता है, उतना ज्यादा फोर्स जो है हमारे व्हील्स को देता है, और उतना ज्यादा फोर्स देगा तो उतना ज्यादा एक्सेलरेशन में चेंज होगा। एक्सेलरेशन में चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है, अगर मान लो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि 5 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है आपकी 1 सेकेंड के अंदर बढ़ रही है, अगर ये पॉजिटिव है, और रिटार्डेशन होगा तो मतलब उतनी कम हो रही है। ये होता है इसका मतलब एक्सेलरेशन का, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये होता है आपका सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में बस इतना ही है। बताओ सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अजय क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लॉ था। बाकी मैं बोल रहा हूँ भाई एनसीईआरटी की रीडिंग इसकी जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए होंगे, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बाकी उसमें फिर कोई लाइन आपको नहीं समझ आती है तो फिर मेरे से आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना।
तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट लॉ पढ़ा दिया, एरिस्टोटल पॉलिसी पढ़ा दिया, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, सेकंड लॉ पढ़ाया, तो ये जितना मैंने पढ़ा दिया एनसीईआरटी से प्लीज रीड जरूर कर लेना एक बार। जो भी एनसीईआरटी पुरानी वाली है पुरानी वाली से कर लो, नई वाली नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका सेकेंड लॉ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद जो है हम आते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। ठीक है, तो लॉस पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन इन सबके एक साथ करते जाएंगे। तो थर्ड लॉ यहाँ पर पढ़ लेते हैं, थर्ड लॉ जो है। ठीक है, तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सभी को पता है। ठीक है, एक थप्पड़ के बदले दूसरा थप्पड़, तो यही होता है थर्ड लॉ। तो इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी आप एक्शन कर रहे हो उसके अगेंस्ट क्या होगा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। इसे आम लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं तो वहां पे इसको कर्मा बोला जाता है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला हिसाब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर मतलब ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उसको उतना ही फोर्स खुद पर मिल जाता है उस दूसरी बॉडी से जिस पर वो फोर्स लगा रहा होगा, विद इक्वल मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट रहती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो कि रिएक्शन वाला होता है। ठीक है, मान लो ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने एक मास रखा हुआ है। ठीक है, मास यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये मास क्या है बेसिकली, अगर ग्राउंड के ऊपर अगर आपने रखा है तो अर्थ का जो सेंटर है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, बिकॉज वो क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो आप वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन के आप ऊपर जब कुछ भी रखते हो ना, तो कुछ भी रखने के बाद वो आपको क्या शो करता है, उसकी क्वांटिटी शो कर देता है कि भाई इसका मास 1 किलो 700 ग्राम है, 2 किलो है, 3 किलो है, जितना भी है। तो वो बेसिकली करता क्या है कि जो मान लो अगर अभी हम इसे क्या करें, एक वेइंग मशीन मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लो क्या है, हमारी एक वेइंग मशीन है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जितना मास यहाँ पर इस पर फोर्स लगा रहा होगा नीचे ये वेइंग मशीन के सरफेस पे, उतना ही फोर्स यहाँ पर, उतना ही रिएक्शन यहाँ पर जो है वो ये वेइंग मशीन इस मास को देगी, और वही रिएक्शन जो है वही कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर देता है कि इसका जो वजन है वो 1 किलो 700 ग्राम है। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर रखी होती है तो उस पर उतना ही रिएक्शन लग रहा होता है, मतलब जितना वो बॉडी उस सरफेस के ऊपर अपना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स उसको वापस मिलता है, जिस वजह से हमें उसकी भारी होने का या हल्के होने का पता चलता है। ठीक है, या मान लो आप क्या करो, जैसे मान लो आपने क्या करा, कभी जैसे कोई छोटे बच्चे होते तो आप उनको अपने हाथों से उठा लेते हो, तो अपने हाथों में जब उठाते हो उनको गोदी लेते हो हाथों में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अर्थ उस बच्चे को नीचे खींच रही है, उस पर कुछ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो जिस फोर्स से आपने उठाया है वो फोर्स उतने ही की बराबर होता है जितना फोर्स मतलब अर्थ की तरफ से उसके ऊपर आ रहा है उसको खींचने के लिए। तो आप जब उसको कैंसिल करोगे उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो आप बच्चे को उठा पाओगे ना। तो वो जब आप उठा पा रहे हो ना, तो तभी आप बोल पाते हो कि भाई ये बच्चा भारी है या ये बच्चा जो है हल्का है। तो वो बेसिकली होता फोर्स ही है, वो बच्चा अर्थ की तरफ जितनी तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है, जितना ज्यादा उस पर फोर्स लग रहा है उसकी मास की वजह से, ठीक है, तो उतना ही ओवरकम करने के लिए आपको उससे ज्यादा थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट कि आप उसको लिफ्ट कर पाओ। तो यहाँ पर ये मास और रिएक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। और ऐसे क्या होता है, जैसे ये जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ की वजह से हम जो है वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं। तो जब भी आप चलते हो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे जब भी आप चलते हो, जैसे मान लो एक कदम आप आगे बढ़ाते हो, तो आप बेसिकली क्या करते हो, अर्थ के ऊपर आप फोर्स एक अप्लाई कर रहे होते हो नीचे की तरफ, और उसके रिटर्न में क्या करती है, अर्थ आपको एक फोर्स देती है जिसकी वजह से आपका वो पैर
वापस से उठ पाता है। ठीक है, मतलब जितना आप बेसिकली करते क्या हो, जब आप वॉक कर रहे होते हो तो आप अर्थ को धक्का लगा रहे होते हो अपने पैरों से। एक एक स्टेप जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो, इसका मतलब है आप उस सरफेस को या अर्थ को जो है आप धक्का लगा रहे हो। उसके रिटर्न में अर्थ या जो वो सरफेस है जिसपे आप वॉक कर रहे हो वो आपको एक रिएक्शन फोर्स देता है, यानी कि उसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है। तो वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से आप आगे मूव कर पाते हो। मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, अगर मान लो एक कोई बच्चा है वो वॉक कर रहा है और एक जो है भाग रहा है, तो भागते टाइम जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा अर्थ की तरफ से, और अर्थ जो है उसको रिटर्न में उतना ही ज्यादा फोर्स दे दोगे। और एक जो दूसरा बच्चा है वो जो है वॉक कर रहा है, तो वॉक करते टाइम वो कम फोर्स लगा रहा होगा अर्थ पे अपने पैरों से, और उसको रिटर्न में भी उतना ही कम फोर्स मिल रहा होगा, जिस वजह से उसकी स्पीड स्लो है। तो स्पीड जब ज्यादा होगी वहां पर फोर्स क्या कर रहा होगा, वो ज्यादा लगा रहा होगा भागते टाइम, और उस टाइम पे अर्थ भी उसको उतना ही ज्यादा फोर्स लगा दोगे। तो मतलब ये है कि जहां कहीं पर भी आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको इक्वल और अपोजिट क्वांटिटी में फोर्स मिल जाएगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है आपका गन बुलेट वाला। जैसे आपने कभी आप मेले वगैरह में जब गए होंगे, तो वहां पे एक बलून शॉट करने का एक वो होता है, मतलब ठीक है, कुछ लोग वो लगा के रखते हैं, तो काफी सारे वो बलून चिपका के रखते हैं सामने स्क्रीन पे, और फिर आपको जो उसको फायर करके बलून को फोड़ना होता है। तो बेसिकली जब आप वो गन चलाते हो, तो गन चलाते टाइम आपने देखा होगा वो जो आपकी बुलेट वाली जो गन होती है, तो वो जब आप गन चलाते हो, तो गन चलाते हो जैसे ही आपने एक फील किया होगा कि जैसे ही आप ट्रिगर को दबाते हो, तो जैसे ही उसमें से बुलेट निकलती है, बुलेट जैसी ही निकलेगी वैसे ही आपको पीछे की तरफ एक झटका आता है। ठीक है, या फिर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जब भी कोई गन वगैरह चलाता है तो वापस से क्या होता है, उसको एक झटका मिलता है कंधे पे। ठीक है, तो वो जो झटका होता है बेसिकली वो उसी की वजह से होता है, क्योंकि बुलेट जितनी तेजी से आगे गई है उतने ही फोर्स आपको पीछे की तरफ भी लगेगा, क्योंकि बुलेट के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब इसको आप एक चीज ऐसे स्प्रिंग से भी समझ सकते हो, क्योंकि बुलेट के अंदर भी स्प्रिंग होता है। तो ये स्प्रिंग है, मान लो जैसे आप ट्रिगर को दबाते हो, जैसे ही आप ट्रिगर को दबाते हो तो ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ कम हो जाती है, यानी कि स्प्रिंग जो है ये सिकुड़ जाता है इस तरीके से। अब ये सिकुड़ गया, अब सिकुड़ने पर हुआ क्या, बेसिकली इसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो जैसी बुलेट यहां से बाहर जाती है, ये स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इस बुलेट को उतनी तेजी से बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो गन आपके ऊपर भी एक फोर्स लगा रही होती है जो उसका ऑपोजिट फोर्स होता है, ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। क्योंकि बुलेट जो निकली है, जैसे आप वॉक करते टाइम वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, भागते टाइम वाला एग्जांपल बताया, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हो, आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे होते हो, अर्थ आपको फोर्स दे रही होती है। बुलेट और गन वाले सिस्टम में क्या होता है, गन के ऊपर जो है बुलेट फोर्स लगा के तब बाहर निकलती है, तो बाहर लगाने का जितना फोर्स लगा है उतना ही गन पर भी आता है, लेकिन वो हमें इतना ज्यादा फील इसलिए नहीं होता बिकॉज जो बुलेट का मास है वो काफी कम होता है। तो मास अगर कम होगा तो मतलब ये है कि लेकिन उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो एक तरीके से आप वो ट्रक और साइकिल वाला एग्जांपल समझ लो। बुलेट की वेलोसिटी काफी ज्यादा लेकिन मास कम, तो मोमेंटम जितना भी है, मान लो एक्स क्वांटिटी आ गया, तो एक्स क्वांटिटी जितना मोमेंटम का ही उतना ही, मतलब आपको पता है जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो जितना मोमेंटम में उसके चेंज आया होगा बुलेट के, उतना ही आपके गन के जो है उसमें मोमेंटम में भी चेंज आएगा, यानी कि उतना ही फोर्स आपको भी मिलेगा, क्योंकि गन का मास जो है वो उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी जो पीछे की तरफ आती है वो कम आती है। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में जब समझेंगे तो हम उसमें समझेंगे आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ना, तो उसमें हम ये रिकॉइल वेलोसिटी निकालने वाला भी जो न्यूमेरिकल है वो करता है। ठीक है, तो बस थर्ड लॉ में इतना ही है, कुछ और ज्यादा है नहीं। और एक ये भी चीज है कि फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ठीक है, फोर्स जब भी लगता है भाई पेयर में लगता है, जैसे मैंने समझाया, किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो तो दूसरा फोर्स उधर से भी आ रहा होगा, तो फोर्स हमेशा जो है पेयर में ही लगता है। ठीक है, और एक यहाँ पर इसका जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, अगर मान लो ये ए बी का मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, मतलब ये है कि भाई मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर ए ऑब्जेक्ट पे बी ऑब्जेक्ट की तरफ से कोई फोर्स लग रहा है
तो वो उतना ही फोर्स बी पर भी लग रहा होगा ए की वजह से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है इसका आपका टेक्निकल जो एक्सप्लेनेशन है वो है। ठीक है, बस फिर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है। तो चलो फिर इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, अभी हमारे पास टाइम है। हाँ, और एक चीज मैं और बता देता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ में एक चीज और मेरे को बतानी थी। सेकंड लॉ में ये तो पता ही होगा कि भाई फोर्स की जो यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन होती है। ये आपको पहले से पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। मास की क्या होती है, केजी होती है, और ये एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यूनिट मेरे को यहाँ पर बताने की या दोबारा से आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यूनिट्स वगैरह के बारे में आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। मतलब रियल लाइफ में ये सेकंड लॉ का एग्जांपल यहाँ पर कैसे दिखता है, हमें वो चीज समझते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा यहाँ पर एग्जांपल जो है वो है आपका क्रिकेट फील्डर। ठीक है, तो आपने एक चीज ये देखी होगी, जब भी मान लो कोई बैट्समैन होता है, वो आता है और उसको बॉल डाली जाती है, एंड बॉल पर वो जब अपने बैट से हिट करता है, तो हिट करने के बाद मान लो ये बॉल जो है यहाँ से आसमान में इस तरीके से चली गई, और यहाँ पर कोई जो है प्लेयर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब प्लेयर खड़ा है, वो इसको कैच करने की हाथों से जब कोशिश करता है, तो आपने एक चीज, जब अगर आपने खुद से खेला भी होगा तब भी आपने ये चीज महसूस करी होगी कि ये जब बॉल आ रही होती है, इसकी अच्छी खासी वेलोसिटी होती है, तेजी से आ रही होती है। तो जब भी क्या करता है, ये जो फील्डर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये है फील्डर। तो फील्डर जब इस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, तो पकड़ के बेसिकली वो क्या करता है, ये जैसे मान लो इसने अपने हाथों से इसको पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे ले जाता है। ठीक है, पकड़ने के बाद क्या करता है, वो हाथों को पीछे ले जाता है। वो पीछे क्यों ले जाता है, उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो हमें सेकंड लॉ से समझ आता है। तो देखो, आपको ये पता है कि भाई फोर्स जो है वो आपका यहाँ पर डीपी बाई डी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये है कि फोर्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ पर ये जो फील्डर होता है, जब ये बॉल को पकड़ता है, तो बॉल पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे तक ले जाता है, सो दैट कि उसके हाथों में चोट कम लगे, यानी कि फोर्स कम लगे। अभी ऐसा होता क्यों है, ये आप यहाँ पर ये जो देख रहे होगे फोर्स और ये dt, यानी कि चेंज इन टाइम में जो रिलेशन है, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यहां से जो आपको रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, डेल्टा टी। यानी कि आप जो है, आप क्या करते हो, जब क्रिकेट बॉल को हाथ में पकड़ के पीछे तक उसको लेकर जाते हो, तो बेसिकली जहां पर वो जो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। देखो, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हुई होगी, जब उसने बॉल को पकड़ा तब कुछ वेलोसिटी होगी, और जब वो बॉल को पीछे तक ले गया तब वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपने क्या करा, इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया। ठीक है, इस टाइम को अगर आप बढ़ा दोगे तो फोर्स जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो जब भी कोई फील्डर होता है, जब वो बॉल को कैच करता है, तो वो अपने हाथों को पीछे तक इसलिए लेके जाता है बॉल को पकड़ के, सो दैट कि ये जो टाइम इंटरवल है dt, ये जो है थोड़ा बढ़ जाए। और ये बढ़ने से क्या होगा, जो उसके हाथों में चोट लगेगी उस बॉल के फोर्स की वजह से, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये डेल्टा टी को अगर आप बढ़ा देते हो किसी भी केस में, तो यहाँ पर जो फोर्स है जो लग रहा है वो आपका कम हो जाता है। तो ये आप सेकंड लॉ से इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्रिकेट फील्डर वाला जो एग्जांपल है, इसको आप किस चीज से या कौन सी लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो, या किस लॉ पर ये बेस्ड होता है। या वो पूछ सकते हैं कि भाई मान लो कोई क्रिकेट फील्डर है, वो बॉल को कैच कर रहा है, और बॉल को कैच करते टाइम वो बॉल को पकड़ के अपने हाथों को थोड़ा पीछे तक ले जाता है, तो वो किस लिए ले जाता है, किसकी वजह से, मतलब कौन से लॉ को हम वहां पर यूज कर रहे हैं, सो दैट कि उस पे उसके हाथों पे फोर्स कम लगे। तो सेकंड लॉ जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल भी है, एथलेटिक्स वाला। ठीक है, तो जैसे हाई जंप वगैरह का इवेंट होता है, तो क्या होता है बेसिकली, हाई जंप का जो इवेंट होता है, मतलब जिसमें आपको काफी ऊंचाई से कूदना होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, आगे सामने की तरफ यहाँ पर कुशन वगैरह डाल देते हैं, गद्दे वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, कुशन, तो वो यहाँ इसलिए डालते हैं, मान लो यहाँ पर कोई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आके कोई इस पे जंप करेगा,
तो जंप करने से होगा क्या, अगर मान लो यहाँ पर कुशन पड़ा होगा, तो कुशन बेसिकली करता क्या है, जब ये कुशन पे कोई कूदेगा आके, तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। और ये जो इसकी बेंडिंग होगी, बेसिकली ये क्या कर रहा है, टाइम को बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर मान लो एक ये कंक्रीट का सरफेस होता जिसपे तो सर ही फट जाए किसी का, ठीक है, तो ये कंक्रीट का सरफेस है, तो भाई ये तो नहीं बेंड होगा ना, ये ना बेंड होगा ना आपको ये टाइम बढ़ाने का जो है चांस देगा। तो कुशंस वगैरह इसीलिए डाले जाते हैं ये हाई जंप की इवेंट में। मान लो अगर कोई कूद कर आता है इस पे, तो जैसे ही वो कुशन पर गिरेगा, कुशन पर गिरने के बाद कुशन थोड़ा सा दबेगा, एंड वो जो दबने वाला इफेक्ट होगा, उस टाइम पे जो टाइम है, टाइम इंटरवल वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही टाइम इंटरवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो उस टाइम पे जो फोर्स उस पर लगेगा, किससे, कुशन की वजह से, वो कम हो जाएगा, यानी कि जो उसको चोट लगेगी वो कम लगेगी। ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे जो अच्छे मतलब वो होते हैं, जैसे आपने बहुत मोटे मोटे कभी गद्दे वगैरह देखे होंगे, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं, स्प्रिंग होते हैं अंदर, और अच्छा सा फोम लगा होता है उस पे, जब आप कूदो तो कूदने में काफी मजा आता है, एंड उस पे चोट भी नहीं लगती। तो छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। तो बेसिकली उसमें जो स्प्रिंग होता है वो एक एडिशनल और इफेक्ट डाल देता है। स्प्रिंग भी क्या करता है, स्प्रिंग जब तक कंप्रेस हो रहा होता है वो डेल्टा टी को बढ़ा देता है। तो जितना ज्यादा डेल्टा टी बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है। तो फाइनल सरफेस तक जब तक आप पहुंच रहे हो, जिससे आप टकराओगे, जिससे आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि मुझे चोट लग गई है, वो रिएक्शन फोर्स मिलने से पहले पहले डेल्टा टी को आप जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके मोमेंटम में चेंज हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा तो टाइम इंटरवल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब आप ऐसे बोलो कि भाई मैं तो स्पेस से कूद जाऊंगा, स्पेस से तो आने में नीचे बहुत टाइम लगता है, वो चीज नहीं। स्पेस से जब आओगे तो आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मोमेंटम जो है चेंज होने का मतलब है कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तो वो घटनी चाहिए, तभी आपके मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में फिर आपका जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ता जाना चाहिए। तो एक ये क्रिकेट फील्डर वाला और एक ये एथलेटिक्स वाला एग्जांपल था। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके करवा देता हूँ प्रैक्टिस। और देखो फर्स्ट लॉ का एक और भी एग्जांपल है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, लॉ ऑफ इनर्शिया वाला। तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप बस में बैठे हो और बस का ड्राइवर अचानक से, बस चल रही है और बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है, और आप क्या करते हो, सामने वाली डायरेक्शन में गिर जाते हो या गिरने की कोशिश करते हो। तो वो चीज जो है वो आपके कौन से लॉ से समझी जा सकती है, तो वो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से समझी जा सकती है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि जब भी बस चल रही होती है या जब भी कोई व्हीकल चल रहा है और आप उसमें बैठे हो, तो आपकी बॉडी को कैसा लग रहा है कि भाई हम चलते जा रहे हैं, ठीक है, हमसे कोई कुछ ना बोले। लेकिन जैसे क्या होता है, ब्रेक लगाता है ड्राइवर बस का, तो वहां पर क्या होता है, इनर्शिया अचानक से चेंज होता है। हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन जो है अचानक से इनर्शिया ऑफ रेस्ट बन जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो तो रेस्ट में थी, ठीक है, हमारी जो बॉडी थी वो तो रेस्ट में थी, लेकिन जो बस है, मतलब बस जो है वो आपकी मोशन में थी। तो बस जैसे ही रेस्ट में आती है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से जो है आप आगे की तरफ गिर जाते हो। तो ये है आपका लॉ ऑफ मतलब इनर्शिया की वजह से, यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये चीज आप समझ सकते हो। इनर्शिया आपका अचानक से चेंज होता है, ठीक है, तभी आप क्या है, मोशन में आने की कोशिश करते हो, मोशन में आते हो तो तभी तभी क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ठीक है। और आज मैं इसके क्वेश्चंस भी भेजूंगा आपको, तो वो भी कर लेना।
बस 1 मिनट रुको, हाँ मैं भेज रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब आपके लिख कर दे रहा हूँ, जब तक एक सॉल्व ये करना। चलो एक ही क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। अ बॉडी ऑफ मास a body of mass 1 kg starting from origin with initial velocity of with initial velocity of 3 I cap plus 4 j cap meter per second. If a constant force of if a constant force of 2 I cap minus 3 j cap acts on it, find the coordinate of point it reaches in 3 seconds. ठीक है, करो फिर इसे, ट्राई करो जल्दी से। You have 2-3 minutes. समझ आ रहा है किसी को ये कि कैसे होगा? बताओ, समझ आ पा रहा है या नहीं? देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, करना आप खुद से ही, बता देता हूँ कैसे करना है। देखो आपको वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u वेक्टर दिया हुआ है मान लो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का, और मीटर पर सेकंड में ही है, और फोर्स दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर वो है आपका 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप का, ठीक है।
तो आपको जो है यहाँ पर 3 सेकंड के बाद ये बताना है कि भाई ये जो पार्टिकल है या जो बॉडी है जिसका मास कितना है, मास दिया है 1 kg, वो आपका 3 सेकंड बाद कहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी कि कितना जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में दोनों में अलग अलग कैलकुलेशन करोगे। क्लियर है? कैसे करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट में पहले आप निकालोगे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन निकालोगे जो कि आप फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर सकते हो। तो फोर्स आप देख लो यहाँ पर कितना है, 2 है एक्स एक्सिस में, तो 2 को आप 1 से डिवाइड कर दोगे, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा एक्स एक्सिस में। उसी तरीके से वाई एक्सिस में आप निकाल दोगे एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब वाई में कितना है, -3 है, -3 है ना वाई वाले में, यहाँ पर फोर्स, उसको मास 1 kg से डिवाइड कर दोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको यहाँ पर दी है, एक्स एक्सिस में 3 है, 3 मीटर पर सेकंड है, वाई एक्सिस में 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जो कि था आपका S = ut + ½ at²। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था। तो आपको यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 सेकंड के बाद निकालना है। तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट में निकाल लोगे। एक्स कोऑर्डिनेट में कैसे निकालोगे, एक्स कोऑर्डिनेट की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ रखोगे, टाइम यहाँ पर 3 सेकंड दिया है वो रखोगे, एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए जो आपने निकाला है एक्स कोऑर्डिनेट में वो रखोगे, फिर से टाइम यहाँ पर रखोगे 3 सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से एस वाई निकाल लोगे। उसके बाद फाइनल यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वो एस वेक्टर के निकाल लेना। एक्स एक्सिस में जो आएगा वो आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में जो आएगा उतने का जे कैप। तो जो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी वो आपके यहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। बस यही करना है इसमें, मतलब इसमें वेक्टर वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज हो गया। ठीक है, तो ये कर लेना। इसका आंसर मैं कल पूछूंगा आपसे, बता चुका हूं मैं ये करना कैसे है। इसे सॉल्व करके आंसर बता देना मुझे कल कि कितना आया। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है, बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा आज। और बाकी किसी को कोई डाउट है? सर टेस्ट आज होने वाला था। कल होगा भैया, कल। यस सर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, वो कर लेना कल तक। चलो फिर ठीक है, हाँ, यू कैन लीव द क्लास, बाय एवरीवन।